Now let us start our new chapter, Human Eye and Colorful World. This is the final chapter of physics. उसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा आपका अक्टूबर में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को दोबारा से करवाया जाएगा। ठीक है, आपका एक तरह से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तब, लेकिन वो करवाना भी है हमें क्योंकि कुछ बच्चों का वो रह गया था। तो ये सारे के सारे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेन आर्टिकल जो इसके अंदर मतलब आपके यूज होने हैं या होते हैं। एक बार आप पहले इनको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिलीटेड पोर्शन बताऊंगा इसमें कि कुछ चीजें डिलीट हो गई है और कुछ का नहीं पता है तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, जिसके बारे में मतलब मैं भी मतलब ज्यादा नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। आपने आई का डायग्राम 8th क्लास में पढ़ रखा है, उसके सभी पार्ट, रेटिना, आइरिस, ये सब कुछ पढ़ रखा है आपने। सिलेरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स, इनके फंक्शन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया गया है ह्यूमन आई को। तो चैप्टर का नाम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड था, जिसमें से आई को निकाल दिया। उसके डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स में क्या आता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, हाइपरमेट्रोपिया। इसी के साथ क्या थे, 3-4 डिफेक्ट और भी थे जो एक्स्ट्रा में हम करते थे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आइज डिफेक्ट थे जो कि ये भी डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या आ जाता है, कलर्स के बात आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल वर्ल्ड से बात आ जाती है, जैसे कि नाम है चैप्टर का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें आपके क्या बनते हैं, प्रिज्म, रेनबो, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका श्योर नहीं है मेरे को, तो इसको करेंगे आप। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका भी श्योर नहीं है, ये भी करेंगे आप। टिंडल इफेक्ट, इसके अंदर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका भी मुझे श्योर नहीं है, तो इसको भी करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, अगर डिलीटेड होगा तो छोड़ देंगे इसको, ये थोड़ा सा कंफर्म था मेरे को इसलिए मैंने कर दिया। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हालांकि ये सिर्फ आपके बुक के अंदर एक छोटा सा वर्ड आया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन +2 में इसके काफी न्यूमेरिकल बनते हैं। हो सका तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लें, नहीं तो थोड़ा बहुत बता देंगे इसको बारे में। पता तो होना चाहिए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आया था सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो वो तो करवा दिया था। अब बात आ जाती है इन 4 की। तो सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम को लेकर करेंगे, जिसके अंदर प्रिज्म वगैरह वगैरह आएगा। हालांकि छोटी क्लासेस में भी था, लेकिन इसके क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है और उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, है ना। लेकिन आप उन 7 कलर्स को अब डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है उसके अंदर ऐसा, कैसे प्रिज्म उनको क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। तो टॉपिक का नाम भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट बन जाता है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका अभी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की PDF आपके पास आ जाएगी आज या कल में, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है उसके सभी क्वेश्चंस होंगे। आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि जैसा कि जितेंद्र सर ने बताया आपको, सब्जेक्टिव पेपर होगा इस बार। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देखो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था लाइट का। अब क्या करेंगे, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में क्या होगा कि लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, बट जाएगी। ठीक है, कैसे, एक डायग्राम से समझिए आप इस चीज को, फिर लिखेंगे इसके बारे में। ये कोई आपने प्रिज्म ले लिया, क्या ले लिया, प्रिज्म। ग्लास का होता है ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। और किस चीज का बना हुआ होता है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ। ठीक है, ये फेस आपके सामने है, ABC पॉइंट ले लिए। क्या होगा, इसमें से लाइट को पास करिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, ध्यान से। व्हाइट लाइट,
इस तरह से कोई लाइट आई, कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट। साथ के साथ बना भी सकते हो आप कॉपी पेंसिल लेकर। इस लाइट का नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। आई से लिखते हैं आप इसको, नाम दे दीजिए इसका P और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए Q। You know very well this is rare medium, this is denser medium and this is again rare medium. You know very well इसका refractive index mu1, इसका होगा mu2 और इसका अगेन mu1। सबसे पहले जो लाइट PQ है इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर जहां पर भी ये इंसिडेंट हुई है वहां पर क्या बन जाएगा? नॉर्मल बनाएंगे आप। क्या बनाएंगे? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल एंगल। ये इंसिडेंट रे थी आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक है। ये लाइट क्या करेगी? रेयर टू डेंसर मीडियम जब ये जाएगी तो क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। ये देखिए इसको ऐसे सीधा जाना था लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के पास डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जो ये रे है इस पॉइंट पर, ये प्रिज्म के पॉइंट पर टकराएगी, यहाँ पर सरफेस के पॉइंट पर, इसको नाम दे देंगे आप आर। पॉइंट का नाम क्या दे देंगे? आर। लेकिन जो ये क्यू आर है इसको नाम देंगे स्मॉल आर, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। क्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा सा ध्यान से। अब ये लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, जहां पर टकराई है वहां पर क्या बन जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा? N2। ठीक है। ये लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? एंगल आर। ये वाला एंगल आर और ये वाला भी एंगल क्या होगा? आर। रिफ्रैक्टेड एंगल अंदर होंगे इसके। ठीक है। एक क्यू पॉइंट पर नॉर्मल के साथ एक ये। उसके बाद नॉर्मल से ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? डेंसर टू रेयर। सीबी पॉइंट सरफेस पर क्या हो रही है? लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे। और ये नॉर्मल के साथ जो बनेगा एमर्जेंट एंगल, जैसे आपने रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में करा वही इसमें। ठीक है। और ये लास्ट वाली जो रे है आर एस, क्या होगी? आर एस, एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे इधर जा रही थी आपकी, ये ऊपर दिख रही होगी ये, और ये एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे को आप पीछे कर दीजिए ऐसे, मतलब अंदर आने वाली लाइट और बाहर जाने वाली लाइट दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कटती हुई दिखाई देगी। ठीक है। एक पॉइंट टी पर ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी और इनके बीच में एक एंगल होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिकल में भी आता है आपके, ये क्वेश्चन कह लो या डायग्राम कह लो, पाथ ट्रेस बाय अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है। बात आ जाती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। ये क्या है? एक रे का पाथ है जो कि प्रिज्म में से वो चलेगी तो कैसे चलेगी, तो उसका सही जो डायग्राम है वो क्या है? पी क्यू आर एस। कैसे डिफ्लेक्ट हुई? थ्रू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प ली आपने। कौन सा लॉ लगा इसमें? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिससे आपने क्या करा? पाथ थ्रू प्रिज्म आपने बना लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ये प्रिज्म है, दोबारा से ये प्रिज्म है, ये जो लाइट गई व्हाइट लाइट, ये पहले कैसे गई? मुड़ गई थोड़ा सा, फिर और ज्यादा मुड़ गई। सही बात तो यही बना था ना इसमें एक्चुअल, बाकी तो सब नॉर्मल वगैरह वगैरह लिए आपने। ये कौन सी लाइट थी?
व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट। आप क्या देखोगे, जो ये व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म में से पास होती है इमर्जेंट रे की फॉर्म में, यहां पर आपको 7 कलर ऑफ लाइट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 कलर। एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर वाला कलर होगा वो होगा रेड, और सबसे जो नीचे कलर होगा वो होगा वॉयलेट। और इस तरह से ये जो एक पूरा पैटर्न होगा ये होगा विबग्योर। विबग्योर इस तरह से। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात आ जाती है इस विबग्योर की। ये विबग्योर है क्या? 7 कलर्स ऑफ लाइट। क्या है ये? 7 कलर्स ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन है इन सातों रंगों का। यहां पर बना रहा हूं ये पैटर्न में विबग्योर। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर अब आपको वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। किसके बारे में? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? 9th क्लास में पढ़ा था साउंड वेव में। एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ऐसे लेते हो आप। ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये पूरा एक साइकिल हो गया। टाइम पीरियड टी हो गया। ठीक है, एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और एक चक्कर कितने टाइम में काटता है वो टाइम पीरियड। 9th में बता दिया था। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी ये लेंथ है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा का साइन देखिए, इस तरह से बनाएंगे आप इसको, और लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा बोलते हैं इसको। तो बात आ जाती है विबग्योर। विबग्योर लाइट है, कलर ऑफ लाइट है, और इनके अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है इसकी, मोर वेवलेंथ, और सबसे कम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की, लो वेवलेंथ या लेस वेवलेंथ लिख सकते हो। यही रीजन है कि इसकी जो बेंडिंग होती है, स्कैटरिंग होती है, डिफ्लेक्शन होता है, वो कम होता है। क्या क्या बोल दिया मैंने? जो रेड कलर लाइट है इसके ऊपर सर्कल करिए और लिखिए लेस स्कैटरिंग, लेस डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट कम होगी। ठीक है, और क्या बोला था? एक वर्ड और बोला था, लेस स्कैटरिंग, लेस डिफ्लेक्शन। भाई ज्यादा फैलेगी नहीं, ज्यादा मुड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी देखिए, व्हाइट लाइट थी, सीधा जाना था, मुड़ गई। मुड़ने में सबसे कम कौन सी मुड़ी है? रेड कलर। सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ा है? वॉयलेट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे क्या है? ब्लू कलर को ही शो करते हैं, VIB। फिर उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये साथ के साथ कलर आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अब बात आ जाती है लेस स्कैटर्ड, लेस डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेस स्कैटरिंग हो रही है, लेस डिफ्लेक्शन हो रही है। तो रेड कलर को एज अ डेंजर सिग्नल, किसमें? डेंजर सिग्नल्स, या कोई भी अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं तो दूर से भी देखा जा सकता है इसको। कैन बी सीन फ्रॉम फार, कैन बी सीन फ्रॉम फार। तभी तो आपने देखा होगा इंडिकेटर हो, डेंजर सिग्नल हो, ठीक है, उन सब में क्या होता है? रेड कलर की लाइट लगाई जाती है। क्यों? वो दूर से भी देखी जा सकती है। एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह होते हैं, रेड कलर, रेड कलर को दूर से भी देखा जा सकता है क्योंकि वो कम फैलता है। दूसरा व्हीकल्स है, व्हीकल्स की बैकलाइट जो होती है वो भी कैसी होती है? रेड कलर की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम फैलती है और दूर से भी देखा जा सकता है भाई कोई गाड़ी आगे जा भी रही है या नहीं। तो बड़ा मतलब इसका इंपॉर्टेंस है किसका? रेड कलर का। क्यों है वो? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये कम डिफ्लेक्ट होता है, कम स्कैटर होता है, कम फैलता है। इसीलिए देखा जाए तो पीछे जो
व्हीकल चल भी रहा होता है तो उसकी आंखों पे रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो मतलब कंफर्ट रहता है, देख पाता है वो, रेड कलर फैलता नहीं है, दैट्स वाई, काफी इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, चलो अब आ जाता है लेस वेवलेंथ। लेस वेवलेंथ क्या क्या होगा, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स क्या, मोर स्कैटर, मोर स्कैटरिंग, मोर स्कैटरिंग होगी किसकी, वॉयलेट कलर की, जिसकी वजह से स्काई का कलर क्या है, ब्लू दिखाई देता है। अब वो स्काई का कलर ब्लू कैसे दिखाई देता है, ड्यू टू एयर, एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स 9th क्लास में पढ़ा था, वो पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कोलाइड क्या होते हैं सर, उसमें टिंडल इफेक्ट भी था, टिंडल इफेक्ट जनरेट करता है कौन, एयर के जो पार्टिकल है, जिसकी वजह से स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखता है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, इन सारों में से देखो कोई भी कलर दिख सकता था लेकिन वॉयलेट ही क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा वॉयलेट की है, धरती के पास है एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो पास होगा मोर स्कैटर्ड कलर क्या होगा, सबसे ज्यादा वो दिखाई देगा, और वो कौन सा है, वो कौन सा है, ब्लू। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में बताएंगे इसको कि भाई स्कैटरिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, उसमें आपने दो क्वेश्चन अभी तक कर लिए। एक तो हाउ द लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, लाइट प्रिज्म से पास कैसे करती है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बारे में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आप क्या दिखाएंगे, एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में इस तरह से क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके बाद अगर यही 7 रंग इसी तरह से किसी एक और आपने प्रिज्म लगा दिया, बिल्कुल ऐसा ही इसी के पाथ में लगा दिया, और लेकिन इन्वर्टेड, उल्टा, रिवर्स करके, ये लाइट इसमें से पास होकर दोबारा से क्या कर देगी, व्हाइट लाइट बना देगी। क्या बना देगी, व्हाइट लाइट। तो इसी क्वेश्चन में ऐड हो गया, और इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट से 7 कलर्स ऑफ लाइट, आर सबसे ऊपर, वी सबसे नीचे, आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, कम डेविएट होगा, वी सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, डेविएट होगा। उसके बाद अगर एक रिवर्स और आइडेंटिकल प्रिज्म में से उसको पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन व्हाइट लाइट, उसी एंगल से व्हाइट लाइट आपको दोबारा से मिल जाएगी। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आता है कि आप 7 कलर्स ऑफ लाइट को दोबारा से व्हाइट लाइट कैसे बना सकते हो। देखो व्हाइट लाइट से 7 कलर्स ऑफ लाइट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, बट इसके अंदर आपको 7 को रिकम्बाइन भी आ गया। उसके बाद एक लाइट कैसे पास होती है, हालांकि यहाँ पर 7 रंग बन जाएंगे, लेकिन आपने एमरजेंट रे को सिर्फ एक से ही दिखाया, RS से, क्योंकि यहाँ पर मैं एंगल वाइज बात कर रहा था कि कौन सा लो लगाकर ये सारा का सारा पाथ ट्रेस होगा। आई होप ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, इसके बारे में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काफी डिलीट हुआ है इस चैप्टर में से, कुछ चीजें ऐसी भी है जो एक्स्ट्रा करवा दी जाएंगी आपको, लेकिन डोंट वरी, लास्ट आते आते सेशन का पता लग जाएगा, श्योर हो जाएंगे हम कि कौन सी चीज नहीं है, उसके ऊपर फिर फोकस नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या पहले टिंडल इफेक्ट बताइए, टिंडल इफेक्ट देख लीजिए, क्योंकि अभी अभी उसका जब जिक्र हो ही गया तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, टिंडल ने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, सबसे पहले कोई सॉल्यूशन बनाइए, क्या बनाइए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप इसमें मिल्क ले सकते हो, थोड़ी लस्सी ले सकते हो,
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल डाले गए हो, क्या डाले गए हो, पार्टिकल्स डाले गए हो, लेकिन जो वो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक है। जो कि अगर आप नेक्ड आई से देखो तो वो कैसे हो, सेपरेट सेपरेट थोड़े दिखे, और छोटे भी होने चाहिए, फाइन भी होने चाहिए, ठीक है। जब इसके अंदर से लाइट पास होगी, सपोज व्हाइट लाइट आई, पास होगी, तो ये पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्कैटर्ड, जिसकी वजह से जो ये बीकर है ये आपको ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। कौन सा, ब्लू कलर, स्कैटरिंग है, सामने से आप ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये लाइट यहां से जितनी पास भी होगी, ठीक है, पास भी होगी ना इसमें से, इसको आप यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगा लीजिए, कन्वेक्स लेंस। ये लाइट जो इसमें से पास होगी, आप थोड़ा सा दूर एक स्क्रीन रख दीजिए, आप देखोगे कि जो ये लाइट है ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी। पता है ना, पैरेलल लाइट फोकस एट अ पॉइंट, कन्वेक्स लेंस यही काम करता है। और यहाँ पर अगर पैरेलल बीम बनाना है, मान लो पीछे कोई ऐसे ही सोर्स लगा हुआ था, वो पैरेलल लाइट तो भेजेगा नहीं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगा दिया L1, एक लेंस यहाँ पर लगा दिया L2। इसका काम क्या होगा, ये फोकस पर रख दिया था, ये सारी लाइट को क्या करेगा, पैरेलल बीम बना देगा। ये सारी लाइट को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा यहाँ पर। तो ये तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई देगा जो कि कैसे कलर का होगा, रेड कलर। कैसा होगा, रेड कलर का। तो क्या समझे आप इसमें, कि एक सॉल्यूशन बनाना है, उस सॉल्यूशन में पार्टिकल होने चाहिए। पार्टिकल कैसे होने चाहिए, फाइन बट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, नेक्ड आई से देखा जा सके, साइज छोटा होना चाहिए नेक्ड आई से देखना, ताकि सेपरेटली देख सके आप उसको, सेपरेटली। होता है ना थोड़ा सा वो फटा हुआ दूध टाइप सा होता है, अलग अलग पार्टिकल दिखते हैं ऐसा। तो जब इसमें से आप लाइट को पास करोगे तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा फैलेगा, ब्लू। तो इस बीकर के आसपास कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, ब्लू। तभी स्काई ब्लू दिखता है, क्यों, एटमोस्फेयर अर्थ के बिल्कुल पास है, सन से रेज आती है ना सन से रेज, ठीक है। बीच में क्या है, एयर, एयर में क्या है, पार्टिकल है, छोटे छोटे भी है और इस तरह के भी है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पार्टिकल को कोलॉइड, कोलॉइड पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल। सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बोला जाएगा इसको। तो एयर भी क्या करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। और जब ये लाइट उन पार्टिकल्स पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो कौन सा कलर, ब्लू कलर को वो फैला देगा, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का या स्काई जो है वो आपको कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस, ये स्काई ब्लू। थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, क्योंकि बुक के अंदर इतने डायग्राम इस तरह से बनाकर नहीं बताएंगे। तो ये था टिंडल इफेक्ट, जिसका काम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। कैसे होती है वो आपके सामने है, कौन सा कलर पास होगा, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा और दूर से दिखाई देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जितना भी हो जाएगा ये इसी में से क्वेश्चन डाले जाएंगे आपके एग्जाम में, तैयार रहना इनके लिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर एक अर्थ इस तरह से बना लिया आपने, समझना इस चीज को।
अर्थ में क्या होता है, एयर, एयर की क्या होंगी, लेयर्स होंगी काफी, कोई लेयर पास है कोई दूर है, इस तरह से लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें मैं 4-5 लेयर बना लेता हूँ, ज्यादा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जो काम 4-5 के साथ होगा, वैसे तो मिलियंस ऑफ एयर्स ये लेयर होंगी। आपने क्या करना है, एक लेयर बना दिया, 2 बना दिया, 4 लेयर्स बना दिया। जो सबसे ऊपर होंगी वो हाई टेम्परेचर होगा उसका, जो नीचे होंगी वो लो टेम्परेचर। तो जिस एयर का टेम्परेचर लो होगा वो कैसा एक्ट करेगी, डेंसर का, और जो ये ऊपर होगी ये कैसा एक्ट करेगी, रेयर मीडियम। कैसा एक्ट करेगी, रेयर मीडियम। ठीक है, तो हर एक लेयर डिवाइड करेगा इसको, ये डेंसर है तो ये रेयर, ये डेंसर है तो ये रेयर, ये डेंसर ये रेयर, इस तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी ऊपर जाते हुए। तो यहां पर क्या करेंगे, कोई आपने स्टार ले लिया, सपोज क्या ले लिया, स्टार। स्टार तो काफी दूर होते हैं, वहां से जो लाइट आएगी वो लाइट जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एक नॉर्मल बनाएंगे आप ऐसे, ये लाइट रेयर टू डेंसर जाते हुए क्या होएगी, बैंट होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, बैंट। नॉर्मल N1 N2 ये लेयर क्या करेंगी, उसको सीधे नहीं चलने देगी, थोड़ा थोड़ा बैंट करती हुई चली जाएगी, जिसकी वजह से लाइट एक कर्व शेप लेगी। कैसी शेप लेगी, कर्व शेप। और यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ठीक है, इस स्टार को जो देखता है वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं मिलेगा कभी भी। कहाँ मिलेगा, यहां से आप उसको इस तरह से स्ट्रेट वे में देखोगे तो स्टार आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये होगा एपेरेंट। क्या होगा ये, एपेरेंट स्टार। और ये कैसा होगा, एक्चुअल स्टार। यानी कि अगर देखा जाए जो चीज आप आसमान में देख रहे हो, मतलब अपनी आंखों से दूर, जितना ज्यादा दूर होगा उसकी पोजीशन उतना ज्यादा हटके होगी, मतलब वो वहां पर नहीं होगा, चाहे वो सन हो चाहे वो स्टार हो। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि एटमॉस्फेयर की जो एयर की लेयर्स है वो सारी की सारी रेयर डेंसर में डिवाइड हुई पड़ी है, जिसकी वजह से लाइट स्ट्रेट सीधी चलकर आपकी आंखों में नहीं आ रही है, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से हर पॉइंट पर अपना पाथ क्या करती जा रही है, हाँ मोड़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की दिखती ही नहीं है। और इसी तरह ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। ठीक है सर, तो अनम्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स को। आप देख सकते हो कि ये लाइट ऐसे बैंट हो जाती है, एयर से वाटर में आई। तो जो चीज यहाँ पर रखी हुई है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, कॉइन है, 5 रुपीज कॉइन का बड़ा क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। तो ये कॉइन यहाँ पर था, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, लाइट को ऐसे ले जाइए या रिवर्स, इस तरह से कॉइन से लाइट आएगी, इस तरह से जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आप बैठे हो, आपको इस तरह से यहाँ पर ये देखोगे, ये कॉइन आपको जो यहाँ पर था वो यहाँ पर ना दिखकर कहाँ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा पानी में। तभी कहते हैं पानी में निशाना नहीं लगा सकते सही तरह से, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से लाइट रेयर से डेंसर जाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी यही काम करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बता देता है, अलग अलग कर देता है, जिसकी वजह से लाइट स्ट्रेट पाथ में ना मूव करके कर्व लाइन में करती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बात आ जाती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। अब पहली बात तो स्टार की जो पोजीशन है वो एक्चुअल नहीं देख पा रहे आप, एपेरेंट देख पा रहे हो। रीजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल डेंसिटी जो ऊपर है वो कम होती है, एटमॉस्फेयर में नीचे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। दूसरी बात, ट्विंकलिंग कैसे होती है, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग में क्या होता है, सपोज एक बल्ब आपके सामने ग्लो कर रहा है, और अगर अपनी आंखों को आप
जो ये पलक है, इसको बार बार आप ऐसे छपकाएंगे तो क्या होगा, वो बल्ब आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा, दिखता है ना? क्यों? तो अगर आप साइंटिफिक लॉजिक देखो तो इसका मतलब है कि लाइट आपकी आंखों में कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ रही है, कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रही। यानी कि लाइट अगर आपका ब्रेक देके आ जाए फिर चली जाए, इस तरह से करे तो वो चीज आपको ट्विंकलिंग होती हुई दिखती है। ऐसे ही इसमें इसमें क्या होगा, लाइट आ रही है, पहली बात तो जो आप स्टार देख रहे हो वो एक्चुअल नहीं देख रहे हो। दूसरी बात, ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की फिजिकल कंडीशन क्या कहती है? फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन इसका मतलब है अर्थ रोटेट हो रही है। क्या हो रही है? रोटेट। आपको पता है कि 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है ऐसे। तो सोचकर देखिए, जो ये स्टार है, स्टार से जो ये लाइट आ रही है, आप अगर स्टार को देखते हो, इस तरह से देखते हो, तो अगर आप देख रहे हो तो उसी टाइम पे अर्थ भी तो थोड़ा सा रोटेट हुई है। तो इसका मतलब जो लाइट आ रही थी वो पहले तो आपकी आंखों में सीधी आई, आपको स्टार दिखा, जैसे ही करा वो डिसअपियर हो जाता है वहां से। नंबर एक, आप उस लाइन में रहते ही नहीं, अर्थ ने आपकी पोजीशन घुमा दी है। तो इस तरह से फिर दोबारा से आप करते हो, ठीक है, बार बार उसको देखते हो, दैट्स वाई वो आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लाइट कॉन्टिन्यूटी में आपकी आईज में नहीं डल रही है। जितना ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट, उतनी ज्यादा इस कॉन्टिन्यूशन में फर्क आ जाता है, ठीक है, उतना ज्यादा दूर होगा, दूर का बड़ा फर्क पड़ता है बेटा। ये देखिए, ये मान लो ये स्टार है या कोई टारगेट है, ठीक है, यहां से आप देख रहे थे उसको, ठीक है, यहां से आप उसको स्ट्रेट देख रहे थे, आपको थोड़ा सा भी घुमा दिया, आपने थोड़ा सा भी घूमते क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा। अब आप कहां देखोगे, ये लाइट को बढ़ाकर देखिए, क्या होगा, जितना दूर जाते जाओगे देखो गैप कितना बढ़ता चला जाएगा। पास है तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन जितना ज्यादा दूर दूर होते चले जाओगे, वो ऑब्जेक्ट से काफी दूर आपकी क्या हो जाएगी, आई साइट चली जाएगी, या आईज की जो, आईज के अंदर जो लाइट आ रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि दूर वाली चीजों पे ज्यादा फर्क पड़ते हो। यही रीजन है कि आप दूर वाला निशाना भी सही तरह से नहीं लगा सकते। नंबर एक, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। नंबर दो, थोड़ा सा भी अगर ऐसे हुआ, देखो पास है, निशाना लगा रहे हो तो लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो हल्का सा यहाँ पर गैप आएगा एंगल का। लेकिन अगर दूर होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी ऐसे हटा तो किसी और पे ही निशाना लग जाएगा। तो गन फायरिंग वगैरह वगैरह में बड़ा मतलब ध्यान देना पड़ता है इस चीज का, दूर दूर तक निशाने लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एपेरेंट स्टार के लिए, एक्चुअल स्टार के लिए, और ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसके बाद सनराइज सनसेट। सनराइज सनसेट में क्या होता है, आपने देखा होगा सनराइज होते हुए, सेट होते हुए, दो चीजें नोट करते हो आप उसमें। एक तो वो वक्त से पहले दिखाई देने लग जाता है, मतलब राइज होने से पहले दिखाई देना शुरू कर देता है, और सेट होने के बाद तक वो दिखता रहता है, लेकिन 2 मिनट तक, लेकिन 2 मिनट तक। तो कैसे उसका करेंगे क्वेश्चन आप, इसमें भी यही पहली बात तो अर्थ बनाइए, एक हॉरिजॉन बनाइए, इस हॉरिजॉन से अगर नीचे है सन, राइज और सेट की पोजीशन होती है ये इसकी, ये भी सन की राइज और सेट की पोजीशन है, ठीक है। यहां पर खड़े हो तो आप, कोई सन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर खड़े हो तो कोई सन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इस पोजीशन से। एक साइड ऐसे होती है, एक साइड ऐसे, ईस्ट वेस्ट होते हैं ना। सपोज ये ईस्ट है, ईस्ट, सन अगर हॉरिजॉन के पास आ जाएगा जिस वक्त, देखो सन तो पूरा घूम के, या अर्थ की वजह से वो पूरा घूम के दिखाई देता है, भाई हम सन घूमता हुआ दिखाई दे रहा हमें, तो सन को ही ले लो, सन की सन रोटेट हो रहा है, होता नहीं है लेकिन ले लीजिए आप इसको। तो जैसे कि हॉरिजॉन के पास आएगा, हॉरिजॉन, हॉरिजॉन से जो ये लाइट चलेंगी, लाइट ऐसे चलेगी, और क्या लेंगी, एक कर्व पाथ लेंगी। क्या लेंगी, कर्व पाथ। पता आपको इसका, बताया था रेयर डेंसर मीडियम जो हवा की लेयर होती है, ये देखिए
ये लेयर में बटा हुआ है सारा एटमॉस्फेयर, ऊपर रेयर होता है नीचे डेंसर होता है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती हुई जाएगी, और जब वो ऊपर से फिर क्या हो जाएगा वापस नीचे रेयर टू डेंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर लाइट चल रही है हाफ तक, और हाफ के बाद क्या हो रहा है रेयर टू डेंसर, पहले अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई देगा, यही लाइट यहाँ से देखने पर उसको कैसी दिखाई देगी कि सन कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि सन आपको डायरेक्ट ऊपर ही दिखाई देगा, हॉरिजॉन पे है ना, हॉरिजॉन से जैसे ही वो हॉरिजॉन के पास आएगा तो डायरेक्ट आपको एक पोजीशन पर दिखाई देगा आसमान में कि यहाँ पे सन आपका अपीयर हो गया। लेकिन हॉरिजॉन के नीचे होने से 2 मिनट पहले ही वो आपको दिखाई देने लग जाएगा, उसकी रोशनी आनी शुरू हो जाएगी आपके पास, जिसकी वजह से आपको ये सन दिखेगा, और ये सन होता नहीं है, वैसे ही दिखता है 2 मिनट।